हेलो स्टूडेंट्स। मैं अजय राठौर आज फिर एक नया लेक्चर लेकर आपके सामने आया हूँ, जिसका नाम है आपका हड़प्पा सभ्यता। हम बुक जीएस सुधा को सॉल्व कर रहे हैं। जो जो मेन मेन टॉपिक है, मेन मेन पॉइंट है, उनको हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। प्रॉपर अच्छे तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला, अगर आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हो तो एक प्रॉपर एक बुक खरीद लो, और जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसे आप लोग हाईलाइट करते हुए चलो। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं हड़प्पा सभ्यता का आपका टॉपिक। बहुत आराम से एक एक टॉपिक की चीज के ऊपर पढ़ना आपको चालू करना है। ठीक है, मैंने इससे पहले आपके 3 लेक्चर ले चुका हूँ। ठीक है, तीनों लेक्चर आपको देखने हैं और बिल्कुल बड़े आराम से एक एक चीज को पढ़ते हुए जाना है। क्लियर मेरे भाई? चालू करें सभी बच्चे, चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज को समझिए कि जो आपका सिंधु सभ्यता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इसके अन्य नाम क्या हैं? इसके आपके अन्य नाम क्या आते हैं? तो इसको ही सिंधु सभ्यता कहा जाता है, इसी को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इसी को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, इसी को सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, सरस्वती सभ्यता, इसी को प्रथम नगर क्रांति कहा जाता है, प्रथम नगर क्रांति कहा जाता है। ठीक है, इसी सभ्यता को महलुआ सभ्यता भी कहा जाता है, महलुआ सभ्यता। तो ये सभी नाम आपके हड़प्पा सभ्यता के हैं। फिर हड़प्पा सभ्यता से पहली लाइन आपको क्या ध्यान रखनी है? सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिली वो किसको मिली? तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित कराया। तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन को हड़प्पा सभ्यता का टीला दिखा। ठीक है, फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ, जो 1850 से लेकर 1853 के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी कराची से लाहौर की तरफ। कराची से लाहौर की तरफ एक लाइन बिछाई जा रही थी। जो ये बिछाई जा रही थी, ये पटरियां, उसके उस समय अध्यक्ष थे, जो ये पटरी बिछाई जा रही थी उसके अध्यक्ष थे जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। अब ये जब ये ईंटें बिछा रहे थे तो ईंटों की संख्या कम पड़ गई। अब लोग लेकर आए, और लोगों जब इन्होंने ईंटों को देखा तो इन्होंने कहा ये तो हमारे समय के नहीं है। और इसकी जानकारी इन लोगों ने जो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर कनिंघम को दे दी। ठीक है, अब ध्यान रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम से क्वेश्चन आता है आपका। क्या क्वेश्चन आता है? भारत में पुरातत्व विभाग का पिता, भारत में पुरातत्व विभाग का पिता किसे कहा जाता है? तो ये ध्यान रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्लियर यहां तक बात? चलिए, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे खोज होनी चालू होती रही। इस खोज के बारे में फिर अच्छे तरीके से खोज ही सर 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देशन में पाकिस्तान के प्रांत मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर इस सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खोज करी। अब इस हड़प्पा स्थल की खोज करी तो ध्यान रखना, जो स्थान पहला खोजा गया, देखो पुरातत्व विभाग की एक परंपरा होती है कि अगर किसी सभ्यता का कोई पहला
स्थान जो खोजा जाता है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम पड़ जाता है। इसी के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्लियर सी बात। जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा जो आपके स्थान पाए गए वो सरस्वती नदी घाटी में घग्गर हाकरा नदी के तट पर पाए गए। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता और मैंने बताया सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इस सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? सैंदव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और ये मैंने आपको अभी बताया था, इसे ही कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। मगर कौन सी कांस्य युगीन सभ्यता? तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता। अब तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता तो बाकी और कौन सी सभ्यता है? तो बाकी देखो, तृतीय के अलावा अगर हम बात करें तो अन्य कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी आ जाती है? तो पहले आ जाती है मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो देखो, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान लेकर जाऊंगा किसकी तरफ? मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरफ। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये दो शब्दों से बनी है जिसका अर्थ है मैसो। मैसो, मैसो का अर्थ होता है बीच, और एक शब्द है लिखा है इसमें पोटामिया। तो जो पोटामिया शब्द है इसका अर्थ होता है नदी। इसका मतलब दो नदियों के बीच में बसी हुई सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता कहा गया। इसका मतलब ये दो नदियों के बीच बसी सभ्यता है। तो ये कौन सी दो नदियां थी? एक थी दाजला, एक नदी थी दाजला जिसे वर्तमान में यूक्रेटस कहा जाता है। और दूसरी नदी कौन सी थी? दूसरी नदी थी फरात, फरात जिसे वर्तमान में टिग्रिस कहा जाता है, टिग्रिस। अगर क्वेश्चन आ जाए ये सभ्यता कहां पर मिली, तो यह सभ्यता ईरान प्लस इराक दोनों में मिली। तो ये ध्यान रखना मेसोपोटामिया की सभ्यता के। फिर देखो, इसी में एक सभ्यता आपके लिखी है मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता में भी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, मैं इसको बड़ा करके यहां समझा देता हूं। तो देखो, मिस्र की सभ्यता की अगर हम बात करें तो मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे थी, नील नदी के किनारे। पहली चीज, क्लियर सी बात। दूसरा, अगर हम बात करें नील नदी के किनारे थी और क्वेश्चन आ जाए मिस्र की राजधानी क्या थी, तो मिस्र की राजधानी क्या है? तो मिस्र की राजधानी ध्यान रखना कौन सी है? कहीरा। मिस्र की राजधानी है कहीरा। और ध्यान रखो, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। और नील नदी पर एक बांध बना हुआ है, असवान बांध। नील नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम आता है आपका असवान बांध। एक सेकंड रुकिए। एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है असवान बांध। ठीक है, ये नील नदी पे बना हुआ बांध है। क्लियर है। और देखो, और क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता? मिस्र के राजाओं की कब्र को फराओ कहा जाता है। मिस्र के राजाओं की कब्र को क्या कहा जाता है? आपका फराओ, फराओ कहा जाता है। और जो राजा की कब्र होती है, राजा की जो कब्र होती है उसे क्या बोला जाता है? पिरामिड। राजा की कब्र को क्या बोला जाता है? पिरामिड बोला जाता है। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड, तो उसका नाम है आपका गीजा का पिरामिड, गीजा का पिरामिड।
क्लियर सी बात, ठीक है। अगला याद रखना, जो मिस्र की मिट्टी होती है, मिस्र की जो मिट्टी है, मिस्र की मिट्टी को क्या बोला जाता है? कीमिया बोला जाता है, कीमिया। और कीमिया से ही आगे चलकर शब्द बना केमिस्ट्री। कीमिया से ही शब्द आगे चलकर क्या बना? केमिस्ट्री शब्द बना। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। और क्वेश्चन आ जाता है, नील नदी के डेल्टा की खोज किसने करी? तो नील नदी के डेल्टा की खोज करी थी हेरोडोटस ने। ठीक है, तो ये आपको दो सभ्यताओं के बारे में पता होना चाहिए। आगे अगर हम थोड़ा सा और बात कर लें, एक सभ्यता और जान लो जिससे पेपर में आ जाता है, चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे बसी? तो वांगो नदी के किनारे। वांगो नदी के किनारे। तो चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? वांगो नदी के किनारे। वांगो नदी को ही ध्यान रखना, पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, पीली नदी कहते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, वांगो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज का आपको याद रखना है। ये मैंने आपको पॉइंट आपके लिखवा दिए। क्लियर, आगे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर आगे अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के ही ऊपर, तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो किसका प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कांसे का निर्माण इन्होंने करा। कांसे का निर्माण कैसे हुआ? तांबे और टीन को मिला के। और जो हड़प्पा सभ्यता है ये 3 देशों में फैली सभ्यता है, भारत, पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान। तो ये चीज का याद रखना, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं जो आपको समझा रहा हूं ना, देखो मैं इस बुक में तो एक्सप्लेनेशन है ही, मैं उस बुक से थोड़ा सा और प्रिफर लेकर आपको एक्स्ट्रा चीजें उसमें पढ़ा रहा हूं, जिससे आपको सिर्फ ये ना लगे कि मैं आपको सिर्फ बुक पढ़ा रहा हूं, मैं आपको उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ा रहा हूं। अब देखो, इस हड़प्पा स्थल के ज्यादातर स्थल कहां पे पाए गए हैं? भारत में। जो हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर स्थल भारत में पाए गए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल कहां पे पाए गए? तो सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल जो पाए गए वो आपके गुजरात में पाए गए। ठीक है, सबसे ज्यादा स्थल कहां पर पाए गए? गुजरात में। और कितने पाए गए? 200 से ज्यादा। 200 से ज्यादा। 200 से ज्यादा स्थल आपके गुजरात में पाए गए। क्लियर, ये चीज का ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता में टोटल नगर कितने थे? तो नगर की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता में नगर तकरीबन आते हैं आपके 1500। टोटल नगर थे 1500, जिनमें 1100 बड़े नगर आते हैं। इतना डीप क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो मेन बस इतना ही रखना, सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा स्थल कहां से पाए गए? गुजरात से। आगे देखिए, नेक्स्ट के ऊपर बात करें, 1922 में सर जॉन मार्शल की निर्देशन में ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खोज हुई। और किसने करी? रखाल दास बनर्जी ने। क्लियर है, नेक्स्ट आइए। वर्ष 1931 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारित की थी। और जो हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारित करी C14 कार्बन मेथड के द्वारा। और क्या डिसाइड की गई? 2500 से 1750। अब अनेक विद्वान हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग मानी जाती है। तो मेन आपको याद रखना है कि 2500 से 1750 C14 कार्बन मेथड से हड़प्पा सभ्यता की एज मानी गई है। क्लियर है, आगे आता है हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था?
तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? यह एक सभ्यता त्रिभुजाकार थी। ठीक है, यह एक सभ्यता त्रिभुजाकार थी। क्लियर है? देखो, स्वतंत्रता से पहले इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो लगभग आपका 13 लाख है, मगर अब वर्तमान में तकरीबन ये 20 लाख हो चुका है। फिर देखो आता है सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर, नगर की अगर हम बात करें तो कौन से नगर? तो सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तर में कौन सा नगर बसा हुआ है? सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिण में कौन सा नगर बसा हुआ है? तो ये क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो पहला नगर। तो जो पहला नगर लिखा है, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है जम्मू कश्मीर में आपका मांडा। जम्मू कश्मीर में आपका मांडा। तो मांडा की अगर हम खोज बात करें तो मांडा की जो खोज करी थी, मांडा की जो खोज करी थी वो आपकी करी थी जगपत जोशी ने। मांडा की खोज करी थी जगपत जोशी ने 1964 में। और मांडा जगपत जोशी ने खोज करी थी 64 नहीं, 1962, सॉरी 1900, एक सेकंड, जगपत जोशी ने करी थी 1982 में। जगपत जोशी ने करी 1982 में। क्लियर है? क्वेश्चन आता है मांडा किस नदी के किनारे पर है? तो मांडा आपका पड़ता है चेनाब नदी के किनारे। तो पहली बात क्लियर हो गई। फिर आ जाइए, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल। तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी स्थल आता है वो है आपका दैमाबाद। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ता है और सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल है, सबसे साउथ का स्थल है दैमाबाद सिंधु सभ्यता का। क्लियर सी बात, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे जो पूर्वी स्थल है, सिंधु सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। और इसकी जो खोज करी थी आलमगीरपुर की, वो खोज करी थी यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे पर है? हिंडन नदी के किनारे पर। ये आपका किस नदी के किनारे पर है? हिंडन नदी के किनारे पर। क्लियर? आगे आ जाइए। सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है वो है आपका सुतकांगेडोर। सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर, जो आपका कहां पर है? बलूचिस्तान में। इसकी खोज करी थी सर मार्क ऑरेल स्टाइन ने। कब खोज करी थी? 1927 में। और ये किस नदी के किनारे पर है? तो यह है आपका दक्ष नदी के किनारे पर। क्लियर सी बात, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आपका क्लियर होता चल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे आइए। सिंधु सभ्यता के अगर मैं दिशा की बात करूं तो सिंधु सभ्यता पूरब से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तकरीबन 1100 किलोमीटर फैली हुई है। नेक्स्ट आ जाइए। क्लियर यहां तक? सिंधु सभ्यता आपकी कहां तक फैली हुई है, यह बात आपकी क्लियर हो गई है। चलिए इससे आगे बात करते हैं सिंधु नदी के, सिंधु सभ्यता के आगे। तो जो सिंधु सभ्यता के जो मुख्य नगर हैं
जो आपके सिंधु सभ्यता में प्रजातियां पाई जाती हैं नगरों में, वो कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो चार मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला भूमध्य सागरीय, दूसरा प्रोटोस्टलाइड, तीसरा अल्पाइन, चौथा मंगोलाइड। जो भूमध्य सागरीय है, यह प्रजाति सबसे ज्यादा पाई गई है। नेक्स्ट आइए, फिर लिखा है सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन, कि सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन कैसा था। तो देखो, सिंधु सभ्यता के अगर हम नगर नियोजन की बात करें, तो सिंधु सभ्यता के ज्यादातर घर आपके एक दूसरे को समकोण काटते थे। जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ठीक है, एक दूसरे को कैसे काटते थे? समकोण पर काटते थे। और इस पद्धति को क्या बोला जाता है? जो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, ग्रिड पद्धति। क्या बोला जाता है आपका? ग्रिड पद्धति। तो सिंधु सभ्यता की सड़कें जो थी किस पद्धति पे बनी थी? ग्रिड पद्धति पर बनी हुई थी। दूसरा देखो, जो सिंधु सभ्यता में नगर की मुख्य सड़क को क्या बोला जाता था? प्रथम सड़क बोला जाता था। नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था और सभी नगर दो भागों में विभाजित होते थे। इन दो भागों को क्या बोला जाता था? दुर्ग। क्या बोला जाता है? इन दो भागों को दुर्ग बोला जाता था। समझते चलना है एक एक भाग को। ठीक है, आगे देखिए, अच्छी जल निकास प्रणाली थी। आगे देखिए, समझते चलिए, मैं सिर्फ आपको मेन मेन चीजें पढ़ाऊंगा, ये नहीं सब कुछ पढ़ाता चला जाऊं। ठीक है, इसके अलावा देखो, जो यहाँ पर घर जो थे वो ज्यादातर पक्की ईंटों के बने होते थे। अधिकांश घर जो थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे, लेकिन कुछ स्थल आपके पाए गए जैसे रंगपुर, कालीबंगन, यहाँ के भवन कच्ची ईंटों के भी पाए गए हैं, ये ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला, जो हड़प्पा सभ्यता का अद्भुत निर्माण की प्रक्रिया है। और सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार, तो ये ध्यान रखना। केवल लोथल और सुतकोटडा के दुर्ग और नगर एक ही प्राचीर पर घिरे हुए थे। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि जो आपका सिंधु सभ्यता के घर हैं, वहां पर आपके लोथल और सुतकोटडा एक ही दुर्ग है, अलग अलग नहीं पाए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक ही दुर्ग पाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, समझते चलिए एक एक चीज को। आगे देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर 3 दुर्ग पाए गए हैं? वैसे तो दो दो पाए भागों में बांटा, 3 दुर्ग। तो ध्यान रखना, जो 3 दुर्ग पाए गए हैं आपके, वो आपके पाए गए हैं धोलावीरा में। 3 दुर्ग कहां पर पाए गए हैं? धोलावीरा में। और अगर क्वेश्चन आ जाए कोई दुर्ग नहीं, कोई दुर्ग नहीं, कोई किला नहीं, कोई दुर्ग नहीं, तो आंसर आता है ये कहां पर पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं आपके चौहुंदड़ों में। कहां पर पाए गए हैं? चौहुंदड़ों। ठीक है, ये ध्यान रखना, कहां पर पाए गए हैं? आपके चौहुंदड़ों में। क्लियर? आगे देखिए, फिर आता है हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें थी, जो गेट थे, वो कहां पर खुलते थे? तो हड़प्पा सभ्यता में जो गेट थे वो मुख्य सड़कों पर नहीं खुलते थे। ठीक है, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। लोथल में आपके घरों के दरवाजे तथा खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। ठीक है, दूसरा देखो, इसके जो मकान निर्माण की ईंटें जो थी उनका रेशो था 4:2:1। जो ईंटों का अनुपात था वो कितना था? 4:2:1। और जो सबसे बड़ी ईंट मिली है वो कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। जो सबसे बड़ी ईंट मिली है वो कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे आइए,
नेक्स्ट देखिए, एक अलग अलग स्थल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हड़प्पा स्थल। एक सिंगल सिंगल स्थल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आपका पहला लिखा है हड़प्पा स्थल। तो हड़प्पा स्थल की अगर हम बात करें तो हड़प्पा की खोज 1922 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी थी। क्लियर है। आगे देखो, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगरी की संज्ञा दी। स्टुअर्ट पिगट ने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत बार आ चुका है। जुड़वा राजधानियां कौन थी? ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करें और क्या क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, जो मेन मेन चीज है हम आपके वही मैं पढ़ा रहा हूँ। बार बार कह रहा हूँ, मैं सभी चीजें नहीं पढ़ाने बैठा आपको। जो मेन लगता है मुझे, मैं आपको वही पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट देखिए, और आपका हड़प्पा से और क्वेश्चन क्या आता है। सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मोहरे, लिखी हुई मोहरे कहां से मिली? हड़प्पा सभ्यता से मिली है। और देखो, और क्या आपका हड़प्पा सभ्यता से मिला? मेन आपका और एक मिला, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र, जिसे जॉन मार्शल ने पृथ्वी माता का नाम दिया। और क्या निकला? हड़प्पा सभ्यता से एक कब्र मिली है जिसका नाम रखा गया R37। तो ये भी बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। और क्या याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता से और क्या मिला है? तो और मिला है आपको स्वास्तिक का चिन्ह। ठीक है, और क्या मिला है वहां से? हड़प्पा से आपका स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह जानते हैं, जो आपका इस तरह का बना हो, इस तरह का बना होता है स्वास्तिक का चिन्ह। तो ये भी आपको हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा स्थल से मिला है। क्लियर है, तो ये चीज का ध्यान रखना। आगे आता है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के ध्यान रखना, जो अन्य नाम है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने करी थी। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसके अलावा इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे नखलिस्तान की सभ्यता, सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा। क्लियर सी बात। फिर मैंने बताया मोहनजोदड़ो में जो सड़कें थीं वो एक दूसरे से समकोण पर काटती थी। उस पद्धति को क्या बोला जाता है? आपका ग्रिड पद्धति। क्लियर सी बात। यहां से मोहनजोदड़ो से आपको क्या मिला है? विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार, ये बहुत जरूरी है। और एक व्यक्ति थे सर जॉन मार्शल ने इस विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक निर्माण कहा। ठीक है, विशाल स्नानागार जो है बहुत फेमस आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा मोहरे प्राप्त हुई। ठीक है, और क्या मिला? नटराजन शिव की मूर्ति मिली। नटराजन शिव की मूर्ति मिली। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से और क्या मिला? तो मोहनजोदड़ो से पशुपति नाथ की मूर्ति मिली। पशुपति नाथ की मूर्ति, तो ये याद रखना। कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति का चित्र मिला। जी, इस मूर्ति को द्रव्य मोम विधि से द्वारा बनाया गया था। तो ये आपके हड़प्पा के मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन आपका बन जाता है। अगला स्थल आता है चहुंदड़ो। तो जो चहुंदड़ो है, चहुंदड़ो आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खोज NG मजूमदार ने करी। NG मजूमदार ने करी तथा इस पर बाद में कार्य करा अर्नेस्ट मैके ने। अब चहुंदड़ो से अगर हम बात करें हमें क्या मिला, तो चहुंदड़ो से मैंने एक बात आपको अभी बताई। चहुंदड़ो से आपको क्या क्या मिला? तो पहला ध्यान रखना, वर्गाकार ईंटें कहां से मिली? चहुंदड़ो से मिली।
मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला? चहुंदड़ों से मिला। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कोई दुर्ग नहीं था? चहुंदड़ों। ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखना, कुत्ता बिल्ली की कथा। कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए कहानी, पीछा करते हुए के निशान। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो चहुंदड़ों से ध्यान रखना। आगे देखिए, एक ये याद रखना, चहुंदड़ों से झुक्कड़ झाकड़ संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट के ऊपर बात करें तो अगला स्थल आता है आपका लोथल। कब वीडियो लंबी हो रही है, मगर देखो मैं एक ही क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट करूंगा। अगला आता है आपका लोथल। तो लोथल भारत के गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज S.R. राव ने करी। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह स्थल था। बंदरगाह मतलब पोर्ट था, बंदरगाह स्थल था। ठीक है, बंदरगाह स्थल था। और अगर हम बात करें, यह आपका एकमात्र एक भाग विभाजित नहीं था। लोथल से हमें चावल के धान के साक्ष्य मिले हैं, और लोथल से 3 युगल समाधियां, मतलब एक साथ 3 लोगों को दफनाए जाने की प्रथा। क्लियर सी बात। अगला आता है कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है आपका भारत के राजस्थान में हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने करी, तथा यहां पर उत्खनन कार्य BBL और BK थापर ने करा। ध्यान रखना, काली बंगन शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? काली बंगन से। अलंकृत ईंटें या चित्रित ईंटों का प्रयोग कहां से किया गया? काली बंगन से प्रयोग किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, काली बंगन से प्रयोग किया गया। और यहां से काली बंगन से और इंपॉर्टेंट क्या आता है? बेलनाकार मोहरे कहां से प्राप्त हुई? काली बंगन से प्राप्त हुई। ठीक है, यहां पर पानी का क्या था? जल निकास प्रणाली का अभाव था। जल निकास प्रणाली यहां पर अच्छी नहीं थी। अगला आता है आपका बनावली। तो जो बनवाली है, ये आपका पड़ता है आपका भारत के हरियाणा के फैताबाद जिले में। फैताबाद। इसकी खोज करी थी RS बिष्ट ने। RS बिष्ट ने। तो बनावली से जो क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है कि बनावली से किसके अवशेष पाए गए थे? जौ के अवशेष पाए गए। ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, किसके अवशेष पाए गए थे? जौ के अवशेष पाए गए। और बनावली से क्या पाया गया? हल की आकृति, मिट्टी का हल पाया गया। फिर अगला स्थल आता है आपका धोलावीरा। धोलावीरा की अगर बात करें तो धोलावीरा जो है भारत के गुजरात के कच्छ जिले में है। इसकी खोज JP जोशी ने की थी, तथा इस पर और काम किसने करा? RS बिष्ट ने करा। धोलावीरा भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा नगर है। ठीक है, हड़प्पा नगर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें धोलावीरा से और क्या मिला, तो धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम कहां से मिला है? धोलावीरा से मिला। आगे देखिए, नेक्स्ट के ऊपर बात करें। देखिए, मैं बहुत जल्दी जल्दी आपकी चीजें खत्म करा रहा हूं। फिर अगला स्थल आता है आपका रोपण। रोपण जो है
उसकी अगर बात करें, रोपड़ भारत के पंजाब में सतलुज नदी के तट पर है तथा 1950 में इसकी खोज जगदत्त शर्मा ने करी। रोपड़ स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया सबसे प्रथम स्थल था। और रोपड़ से क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने की प्रथा मिली है। ये याद रखिए, देखो कौन सा कहाँ कहाँ पर है। जैसे हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। चहुंदड़ो पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। बनावली हरियाणा में है, बनावली आपका हरियाणा में है। ठीक है, बनावली कहाँ पर आ जाता है? आपका हरियाणा में। और किस नदी के किनारे माना जाता है? तो ये माना जाता है सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे। क्लियर? ऐसा देखो किसी ना किसी का आपका मान लिया जाता, जो नहीं लिखा उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, धोलीवीरा आपका गुजरात में है। राखी गढ़ी आपका जो है हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे है? आपका घग्गर नदी के किनारे। आगे देखो, रोपड़ जो है, रोपड़ पड़ता है आपका पंजाब में, सतलुज नदी के किनारे। रंगपुर पड़ता है गुजरात में, भादर नदी के किनारे। सुंग कांगेडोर पाकिस्तान में, दक्ष नदी के। आलमगीर मेरठ हिंडन नदी के किनारे। तो ये चीजें याद रख लीजिए। बाकी देखो R37 ये सब पढ़ाई दिया है आपको, क्या क्या मिला मेन। ठीक है, लोथल की मोहनजोदड़ो से आप पढ़ चुके हो। ठीक है, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य पशुपतिनाथ की मूर्ति चहुंदड़ो से आप पढ़ चुके हो। वक्रतीर्थ आते, लोथल आप पढ़ चुके, तीन युगल समाधान। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हो। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि। तो जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी, इस हड़प्पा सभ्यता की लिपि का सबसे पहला नमूना कब मिला? 1853। मैंने ये बताया था, जॉन बर्टन इसकी खोज कर रहे थे। इस लिपि को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास L.A. वेडन ने किया, मगर पढ़ नहीं पाया। तो अब तक ना पढ़े जाने वाली लिपि है। यह एक कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक, जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। इस पद्धति को क्या बोला जाता है? बुस्टोफैदन लिपि बोला जाता है। फिर लिखा है हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक दशा। तो राजनीतिक दशा की अगर हम बात करें तो ज्यादा कुछ नहीं पेपर में आता, क्योंकि इसमें कोई स्पष्ट नहीं है कि कैसी सभ्यता थी। ठीक है, तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि यहाँ पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। ठीक है, पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। जो शासन व्यवस्था थी वो ज्यादातर व्यापारियों के हाथों में मानी जाती है। ठीक है, अलग अलग हर किसी व्यक्ति की ज्यादातर राय आती है, तो इतना ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, आगे आइए। ठीक है, आगे देखो, आर्थिक दशा के ऊपर अगर हम बात करें तो आर्थिक दशा में देखो सिंधु सभ्यता की मेन, यहां पर देखो जो आपको मेन मेन है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो सिंधु सभ्यता की, जैसे जो लोग थे वो मुख्य किस तरह की फसल उगाया करते थे, किस तरह की फसल से उन्हें ज्यादा बेनिफिट होता था, तो उसकी अगर हम बात करें तो देखो, जैसे राजनीतिक व्यवस्था को ध्यान से समझने से, ज्यादातर लोग कहते हैं यहाँ पे व्यापारी वर्ग का शासन था। एक व्यक्ति थे स्टुअर्ट पिगट, वो कहते थे यहाँ पे पुरोहित वर्ग का शासन था। तो ये सब आपका चलता रहता है, तो इतनी ज्यादा आपको सोचनी नहीं है। जो आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था वो मुख्यतः आपका कृषि और व्यापार पर रिलेटेड था। ठीक है, कृषि और व्यापार पर रिलेटेड था। कृषि में ये 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था इन्हें। कितने प्रकार की फसलों का ज्ञान था? 9 प्रकार के। और उसमें से मुख्यतः जो फसल थी
वो आपकी गेहूं और जौ मतलब यव थी। 9 प्रकार की फसलों का इन्हें ज्ञान था। सबसे पहले इसी सभ्यता के लोगों ने कपास का प्रयोग करा। सबसे पहले कपास का प्रयोग करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। इसीलिए यूनानियों ने इसे सिंडन सिडोन का नाम दिया। ठीक है, सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखो, और की अगर हम बात करें, ये लोग रागी, लोहे और तलवार के प्रयोग से अनजान थे। ठीक है, के प्रयोग से अनजान थे। नेक्स्ट देखो, इनमें सबसे विशेष पशु कौन सा माना जाता है? कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की अस्थि के अवशेष सिर्फ कहां से मिले हैं? सुतकोटडा से मिले हैं। किस चीज से अनजान थे अगर हम बात करें, तो अनजान किस चीज से थे? तो अनजान थे लोहे और तलवार के प्रयोग से अनजान थे। इसके अलावा जो मापतोल के लिए यूज होता था, वो 16 की पद्धति का यूज होता था। सामाजिक दशा की बात करें तो यह एक मातृ देवी सभ्यता थी। मतलब यहाँ पर आपके माता की पूजा की जाती थी। एक यह मातृ देवी सभ्यता थी। एक मातृ देवता पशुपति नाथ थे जिनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, एक मातृ देवता पशुपति नाथ थे जिनकी पूजा की जाती थी। कोई दिक्कत नहीं। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ये आपके मनोरंजन के लिए मुख्य किस पर निर्भर रहते थे? तो मनोरंजन के लिए ये पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई और नृत्य पर ज्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, धार्मिक दशा की बात करें तो मूर्ति पूजा के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिले हैं। वही वही वाली बात है। पेट से निकलते हो स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, ये भी आपको पता है। पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा दिया वो सबसे बढ़िया है। और ध्यान रखना, इस सभ्यता के पीपल सबसे पवित्र वृक्ष और बत्तख मतलब पाक्ता सबसे पवित्र पक्षी माना जाता है। ठीक है, पाक्ता सबसे पवित्र पक्षी माना जाता है। सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल पर मंदिर होने के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, लेकिन बनावली में मिले एक भवन से में मंदिर होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट आइए, आगे अगर हम बात करें और देखो कुछ नहीं आता। अब सिंधु सभ्यता के पतन से कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो ये आज का आपका टॉपिक हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें चीज़ें आपको पढ़ाने की कोशिश करी जो आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें देखो आपका जो एक पॉइंट है वो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर मैं उसके ऊपर बात करूं तो देखो, अगर मैं कहाँ लिखूं जगह, एक सेकंड का टाइम दीजिए। एक सेकंड, पेज देखते हैं खाली, वहां लिखवाते हैं। हाँ, यहाँ देखिए। देखिए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि सिंधु सभ्यता के जो व्यापार हैं वो कहाँ से होता था व्यापार। तो व्यापार से रिलेटेड चीजों को ध्यान रखना। जो सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा मोहरे होती थी, तो क्वेश्चन आता है मोहरे किसकी बनी होती थी? मोहरे। तो ध्यान रखना, जो मोहरे थी, एक सेकंड बेटा, जो सिंधु सभ्यता में मोहरे थी, जो सिंधु सभ्यता में मोहरे थी, वो आपका सेल खड़ी की बनी होती थी। सिंधु सभ्यता में मोहरे किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की, या हम कह सकते हैं चूना पत्थर की बनी होती थी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब इसमें व्यापार होता था, जैसे सोना, सोना, चांदी और टीन। सोना, चांदी और टीन का व्यापार होता था अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से, ईरान से।
तांबा जो होता था ये इसका व्यापार होता था, लाया जाता था राजस्थान के खेतड़ी से, राजस्थान के खेतड़ी, या हम कह सकते हैं बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान से। शीशा जो आता था, शीशा ये आता था राजस्थान की जवाहर खान से, राजस्थान की जवाहर खान से। ठीक है। और आपका और तो मेन देखो कुछ ज्यादा आता नहीं है, एक याद रखना, शीशा व जस्ता को खनिजों की जुड़वा बहन कहा जाता है, खनिजों की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। एक याद रखना, नील रतन, तो नील रतन जो लाए जाते थे वो आपका एक जगह थी बदखशा, कहां से, अफगानिस्तान से। तो ये व्यापार से रिलेटेड चीजें नहीं लिखी थी जो मैंने आपकी लिखवा दी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, बाकी तो आपका सिंधु सभ्यता पूरा हो गया। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। चलिए, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर दे करना।